हेलो। आज हम लोग इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो मिसलेनियस टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। देखते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि लघु पठन के दौरान विद्युत परिपथ में धारा शून्य हो जाती है, समान रहती है, तेजी से बढ़ जाती है, तेजी से घट जाती है। इसको मैं इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ। बढ़िया जा रहा है पीछे कटने रहा है। वो कहता है at the time of short circuit the current in an electric circuit। कहता है at the time of short circuit the current in electric circuit। शॉर्ट सर्किट के समय में इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में करंट क्या होता है? कहता है become zero, remain same, increase sharply और decrease sharply। ये जो है इसका जो सॉल्यूशंस होगा उसको हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा माइक हल्का सा कम कर दो, थोड़ा सा। हाँ, रहने दो। लघु पठन क्या है? पहले इस पर हम लोग देखते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं शॉर्ट सर्किट। ये शॉर्ट सर्किट में होता क्या है या लघु पठन में होता क्या है? लघु पठन या शॉर्ट सर्किट। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये हो गया रेजिस्टेंस और ये आपका हो गया पोटेंशियल एट पॉइंट ए और ये हो गया पोटेंशियल एट पॉइंट बी। पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा VB माइनस VA और इसके अंदर में जब इलेक्ट्रिक फ्लो जो होता है I अगर हो, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V इक्वल टू IR होता है। इसी को हम लोग V इक्वल टू IR लिखते हैं। तो कहता है क्या कि शॉर्ट सर्किट में आइडियली रेजिस्टेंस माना जाता है जीरो। आइडियली जो रेजिस्टेंस जो है जिसको प्रतिरोध जो कहते हैं हम लोग, प्रतिरोध माना जाता है कि वो क्या है? जीरो है। रेजिस्टेंस कितना है? जीरो है। रेजिस्टेंस जो है जीरो माना जाता है, जीरो माना जाता है। V इक्वल टू IR होता है आपका, वो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई R हो जाएगा। तो R जब कमेगा तो V का R जैसे जैसे कमेगा तो I का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर R इज इक्वल टू जीरो है तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। माना जाता है कि जो शॉर्ट सर्किट होते हैं उसमें आइडियली केस में रेजिस्टेंस जीरो और करंट जो है इन्फिनिटी हो जाती है। यहाँ पर जो है तात्पर्य होगा कि एब्रप्टली जो है क्या करते हैं, तेजी से बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? करंट बढ़ जाती है। तो सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका सार जो है आप सिंपल इसे समझ लीजिए। ये सर्किट है शॉर्ट सर्किट और इसका जो शॉर्ट सर्किट जब लगती है किसी की घरों में, बिल्डिंग में, जो भी है, तो एक लूप तैयार होता है। जो लूप तैयार होता है जिसके कारण माना जाता है कि रेजिस्टेंस जो है वो जीरो हो गया और करंट का फ्लो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गया। तो चूंकि V इक्वल टू होता है IR, V इक्वल टू IR होता है, I इक्वल टू गया V बाई R। आपको हमने अभी बताया कि जो आइडियली कंडीशंस में जो रेजिस्टेंस है वो क्या है? जीरो है। तो अचानक जब रेजिस्टेंस जो है जीरो हो जाएगा, एक लूप बनेगा जिस लूप के कारण इस तरह की जो है एबनॉर्मलिटी आती है,
तो जिसके कारण आर अगर 0 है तो किसी भी 1/0 तो क्या होता है 10 टू इन्फिनिटी। यही है कि 10 टू इन्फिनिटी होने लगता है, लेकिन ये आइडियली 0 मानते हैं, इसको होता 0 नहीं। इसीलिए बोला शार्पली जो है इंक्रीज कर जाती है अमाउंट ऑफ द करंट। जो करंट जो होगी सर्किट का वो अचानक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जो करंट सर्किट का होगा अचानक जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एब्रप्टली इंक्रीज हो जाएगा या शार्पली इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया 26 का सी हो गया। तो आगे देखते हैं हम लोग। कहता है कि इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय टू टाइम्स व्हेन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल चेंज बाय ए फैक्टर ऑफ। कहता है कि लीनियर मोमेंटम किसी ऑब्जेक्ट का जो है, मूविंग ऑब्जेक्ट का जो है, दो गुना हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। देन द काइनेटिक एनर्जी विल बी फैक्टर ऑफ। तो काइनेटिक एनर्जी क्या गुना होगा इसके बारे में पूछ रहा है। मतलब जो मोमेंटम जो है, लीनियर मोमेंटम जो है वो क्या हो जाता है, वह 2 टाइम्स हो जाता है, वह 2 गुना हो जाता है। जो लीनियर मोमेंटम देख रहे हैं ये 2 गुना हो जाता है। तब पूछता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होगा, ये जो काइनेटिक एनर्जी देख रहे हैं इसके बारे में पूछता है कि काइनेटिक एनर्जी फैक्टर ऑफ क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी का फैक्टर पूछ रहा है, कितना गुना फैक्टर होगा। देखिए लीनियर मोमेंटम के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है mv। जैसे मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम वेक्टर p हो गया, इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, m इंटू वेक्टर v। तो ये हो गया आपका लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला। कहता है कि जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, ये क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 2mv² होता है। अब यहाँ पर जो है पूछता कि ये कितना गुना बढ़ेगा, क्या होगा इसका फैक्टर्स। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट m है और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v है, वो काइनेटिक एनर्जी बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1/2mv²। ये हो गया आपका यहाँ पर एक्सप्रेशन। और यहीं पर जो लीनियर मोमेंटम होगा क्या होगा, वेक्टर m इंटू वेक्टर v, मतलब ये हो जाएगा mv। ये हो गया लीनियर मोमेंटम का, इसको क्या कहते हैं हम लोग, रैखिक संवेग का कहते हैं। और यही कहता है कि रैखिक संवेग जो है दुगुना हो गया, जिसे ये p था mv हो गया। तो इसका नया जो रैखिक संवेग है वो कहता है दुगुना हो जाएगा, मतलब 2p हो गया। जो नया p है, मान लीजिए p डैश है नया, वो जो हो गया ये हो गया। अब इसमें सिंपल है कि आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू m v हो गया। अब चूंकि बॉडी का मास तो बदल नहीं रहा है, उसके चेंजिंग जो हुई है मोमेंट, लीनियर मोमेंटम जो चेंजिंग हुआ है, तो उसमें ये नहीं कह रहा है कि बॉडी का जो मास है उसमें परिवर्तन हुआ है। उसमें क्या, किसी गतिमान वस्तु गतिमान ही है, लेकिन रैखिक संवेग उसका क्या हो गया, 2 गुना हो गया। तो यहाँ पर एक क्लियरिटी नहीं किया गया है कि वस्तु का जो है मास ही बढ़ाएगा। इसका मतलब है कि वस्तु की जो स्पीड जो है, वेलोसिटी बढ़ाने के कारण ये बात हुई है। तो हम लोग देखेंगे कि ये 2 इंटू mv और मास तो वही है। तो अगर मान लीजिए कि नया जो वेलोसिटी v डैश है, तो m कट गया, तो न्यू वेलोसिटी जो हो गई वो क्या हो जाएगी, तो पुरानी वेलोसिटी की 2 गुनी हो जाएगी। तब जो मोमेंटम जब 2 गुना हो गया है तो इसका क्लियर हो गया। तो ये जो है ये 2 गुना जब हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा इसका, काइनेटिक एनर्जी जो है ये हो गया आपका वेक्टर v डैश इक्वल टू 2v। तो इसका क्या था काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 2mv² होता है। तो ये 2 दीजिएगा, इसमें स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। तो 4 टाइम्स जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 4 टाइम्स, क्योंकि इसकी वेलोसिटी दुगुनी हुई है। तो जैसे इसमें v की जगह पर ये 2v रखेंगे तो इस पर स्क्वायर है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, इसको सिंपल है न्यू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 1/2 m। ये जो v है ये 2v हो गया है, इस पर स्क्वायर दे दीजिए
4 बाहर निकल गया, 1/2m v स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया पुराना वाला हो गया 4 इंटू ओल्ड काइनेटिक एनर्जी। 4 गुना अगर 4 का फैक्टर हो जाएगा, हो गया, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड दोनों का हल करता है? बीच वाला था निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करता है? इसमें कहता है कौन सा ऑक्साइड, ये ऑक्साइड पूछ रहा है जो अम्ल और क्षारक मतलब एसिड और बेस दोनों के साथ जो है रिएक्शन करता है, उसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन में दिया है आपको एल्युमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। अब इसको इंग्लिश में हम लोग गलत लिख लेते हैं। कहता है which of the following oxides reacts, which one of the following oxides react with both acid and base। कहता है कौन जो है ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करता है। ऑक्साइड्स ये है एल्युमिनियम का ऑक्साइड, ये है कैल्शियम, ये है सोडियम, ये है पोटेशियम। देखिए ये जो एल्युमिनियम इसको हम लोग Al लिखेंगे, कैल्शियम को Ca लिखेंगे, सोडियम को Na लिखेंगे और पोटेशियम को K लिखेंगे। तो इसका ऑक्साइड हो गया Al2O3, ये हो गया CaO, Na2 और ये हो गया K2। ये जो देख रहे सब ऑक्साइड्स का फॉर्मूला हो गया। कहता है कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल है प्लस ऑक्साइड्स है, इसको हम लोग कहते हैं मेटेलिक ऑक्साइड्स। सभी मेटेलिक ऑक्साइड्स किस नेचर के होंगे? वो बेसिक नेचर के होंगे। और सभी जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो जो बेस होंगे वो सभी किसके साथ रिएक्शन करेंगे? बेस का रिएक्शन जो है एसिड के साथ होगा। ठीक है, बेस का रिएक्शन किसके साथ होगा? एसिड के साथ। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड्स, पोटेशियम ऑक्साइड्स, एल्युमिनियम ऑक्साइड सभी जो है रिएक्शन करेंगे एसिड के साथ, ये तय है। अब कहता है कि कौन सा जो है ऑक्साइड जो है एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करेंगे। अब इसमें देखते हैं बेसिसिटी किसका ज्यादा होता है। तो ये जो देखेंगे आप, जो बेसिक नेचर है, बेसिक नेचर किसका ज्यादा होगा? जो देख रहे कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, जो बेसिक जो वैल्यू है, जो बेसिक नेचर है, जो स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर किसका होगा, वीक बेसिक नेचर किसका होगा, उसको ध्यान से देखेंगे। जैसे सोडियम ऑक्साइड ये स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में जाना जाएगा, पोटेशियम ऑक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में जाना जाएगा, कैल्शियम इससे थोड़ा कमजोर होगा लेकिन ये भी रिलेटिवली जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड से स्ट्रॉन्ग होगा। तो आप जो देख रहे हैं ये दोनों स्ट्रॉन्ग में आएगा, ये भी लगभग स्ट्रॉन्ग ही है। और ये जो है वीक बेस है, ये जो वीक बेस है, ये कमजोर बेस है। जो कमजोर बेस है इसका जो नेचर होता है एसिडिक भी नेचर होता है। ठीक है, इसलिए जो न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शंस होती है तो उसमें देखेंगे कि जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो जो ये एसिडिक जो है सॉल्ट बनाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो एल्युमिनियम ऑक्साइड्स है ये एम्फोटेरिक है, दोनों इसका स्वभाव है। दोनों स्वभाव होने के कारण ये एसिड के साथ भी रिएक्शन करेगा और बेस के साथ भी रिएक्शन करेगा। इसीलिए जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड को एम्फोटेरिक एसिड्स कहते हैं, हैविंग बोथ नेचर एसिडिक एज वेल एज द बेसिक नेचर। इसी के कारण जो हम लोग एल्युमिनियम के ऑक्साइड जो है उसको एम्फोटेरिक कहेंगे और इसका जो रिएक्शंस होगा दोनों के साथ होगा। दैट मींस करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया? एल्युमिनियम ऑक्साइड्स हो गया। आगे देखते हैं हम लोग फिर। अब कहता है कि जब खाने का सोडा मिलाया जाता है, देखिए जब खाने का सोडा मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से किसके कारण ब्रेड नरम और मुलायम तथा स्पंजी बनती है? जैसे ब्रेड आप लोग इसको कहते हैं, ब्रेड का अर्थ हम लोग जब अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो रोटी कहते हैं,
यह रोटी की तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य है आपका वो ब्रेड जो हम लोग पाव रोटी जो खाते हैं उसमें कहा जाता है कि, लेकिन जो रोटी है उसमें भी मैकेनिज्म एक ही तरह का है, बहुत ज्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं है, ठीक है। वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स ब्रेड सॉफ्ट, कहता है कौन सा जो है ब्रेड को सॉफ्ट बनाता है और स्पॉन्जी भी बनाता है। जैसे कि आप बैठते हैं कि में क्या कहता है सोफा बैठते हैं तो स्पॉन्जी सोफा होता है, तो ब्रेड में भी जब ऐसे दाबेंगे आप तो स्पॉन्जी की तरह दबेगा, आपको अच्छा लगेगा दाबने में, ठीक है, स्पॉन्जी शेप होता है। तो हम लोग जब चाइल्डहुड में थे तो उसको बच्चा में जब खाते थे साथ खेलते भी थे ब्रेड के साथ, ये सॉफ्ट और स्पॉन्जी होता है, जैसे गेंद को दाबेंगे ना दबेगा, ठीक है। तो ये स्पॉन्जी होता है, जैसे सोफा पर ऐसे दाबते हैं ना सोफा दब जाता है, स्पॉन्जी टाइप का होगा, ठीक है, सॉफ्ट और स्पॉन्जी होगा। उसमें जो बेकिंग सोडा मिलाएंगे कहता है ऐड किया जाता है बेकिंग सोडा। तब ऐसा क्यों होता है, बेकिंग सोडा जब ऐड करेंगे हम लोग, ऐड करने के बाद जो है कहता है बेकिंग सोडा जो ऐड करते थे, ये बेकिंग सोडा जब बेकिंग सोडा जब ऐड करते थे किसके कारण जो है वो स्पॉन्जी बनता है। तो इसमें यही पूछता है कि सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड NaHCO3 उसका CO2H2, ये पूछ रहा है इसमें से किसके कारण जो है बनेगा। तो आपको ये जो दिख रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है इसी के कारण जो है ये स्पॉन्जी बनती है। कौन सा, ये जो आपका ब्रेड है स्पॉन्जी या सॉफ्ट जो बनता है, नरम ब्रेड नरम और मुलायम जो बनेगा वो किसके कारण बनेगा, इसी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो ब्रेड बनाने के दरमियान में रिलीज होती है, किससे, बेकिंग सोडा से, जिसको खाने वाला सोडा कहते हैं, उससे निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, और यही जो है ब्रेड को क्या करती है, स्पॉन्जी बनाती है। क्या बनाती है, स्पॉन्जी, ब्रेड को नरम और स्पॉन्जी जो बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। और कभी कभी पूछिएगा आपको रोटी जो है, जो हम लोग चपाती रोटी जो बनाते हैं वो भी जो फूलता है यही कार्बन डाइऑक्साइड के कारण फूलता है, जिसके कारण देखेंगे घूम 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 जैसे बड़ा हो जैसा ऐसे हो जाएगा, रोटी रोटी रखेंगे और ऐसे से अंदाज से दाबेंगे, इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है रोटी को घूम घूम का फुला फुला बना देता है, यही है कार्बन डाइऑक्साइड। और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब कहीं पर आग लगती है तो हम लोग जो फायर ब्रिगेड के द्वारा जो फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो लेयर है चारों तरफ आग की तरफ जो है ढक देती है और ऑक्सीजन के सप्लाई को रोक देती है। तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड से ही जो है किसका काम करती है, कार्बन डाइऑक्साइड उसको रोकने का काम करती है, किसको, आग को जलने से, कंबसन होने से। वहां पर भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान है आग को बुझाने। फायर एक्सटिंग्विशर्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है यही गैस जो है रिलीज होती है और रिलीज होने के बाद जो है चारों तरफ जो है फायर को ऑक्सीडाइज होने से बचाती है। फंक्शन यही है। तो विकल्प में इसलिए आपको दिया, फंसे आप इसमें, जो आपको जो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट जो दिया गया है फंसने के लिए दिया गया है, इसलिए कि आप जो है इसमें गड़बड़ कहीं नहीं करते, ठीक है। लेकिन ये जो है इसी से जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रिलीज होती है वो ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। अब देखिए कहता है अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देख लेते हैं। कहता है कि पिता और बड़े बेटे की औसत आयु 35 वर्ष है। तो पिता और बेटे की औसत आयु, पिता और बड़े बेटे की औसत आयु 35 वर्ष है, पिता और छोटे बेटे की औसत आयु 32 वर्ष है, तथा दोनों बेटों की औसत आयु 17 वर्ष है। तो पिता और उनके बेटों की औसत आयु क्या होगी, इंग्लिश में भी मैं पढ़ देता हूँ। The average age of father and elder son is 35 years. The average age of the father and young son is 32 years, and the average age of the two sons is 70 years. What is the average age of the father and his two sons? दिया हुआ एवरेज एज उसके फादर और एल्डर सन का 35 years, एवरेज सन ऑफ फादर एंड यंगर सन का दिया हुआ है 32 years। तब कहता है एवरेज एज ऑफ द टू सन्स, दोनों बेटा का
दिया हुआ है 17 साल और द एवरेज एज ऑफ द फादर एंड हिज टू सन्स। पूछता है दोनों बेटवा और बाप का एवरेज एज क्या होगा। तो ये औसत एज से जुड़ा हुआ प्रश्न है, कुछ है नहीं इसमें, बहुत इजी है, आप आसानी से इसको बना सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, बाप को कहेंगे हम लोग फादर के लिए एफ यूज कर देते हैं। ठीक है, पिता और बड़े बेटे के लिए एल्डर हो गया, एफ जोड़ ई, दोनों का औसत आयु कितना है, अब दिया हुआ बटे 2 इज इक्वल टू दिया 35। उसके बाद कहता है कि पिता और छोटे बेटे के औसत आयु 32 वर्ष है, फादर और यंगर सन, मतलब जो छोटा बेटा उसका कितना उम्र है, मान लेंगे यंगर सन को वाई एज है, और दोनों का जो औसत आयु है बाई 2 इज इक्वल टू 32 ईयर्स। और कहता है दोनों बेटवा का जो एज है ई प्लस वाई कितना है दिया हुआ, ये दिया हुआ है आपको 17 साल। अब कहता है कि बाप जो पिता है और दोनों जो बेटा है इसका औसत आयु क्या होगा। ठीक है, इसको सिंपली क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, एफ जोड़ ई जोड़ एफ जोड़ वाई जोड़ ई जोड़ वाई बटे 2 बराबर, जोड़ दीजिए इसको, 35 जोड़ 32 कितना हो गया, ये 67 हो गया, 67 जोड़ 17, 67 जोड़ 17 हो जाएगा आपका 84। ठीक है, 84 हो गया। अब इसको जो है आप लिखिए 2f जोड़ 2y जोड़ 2e बटे 2 बराबर 84 हो जाएगा, f जोड़ y जोड़ e इज इक्वल टू 84, दो कट जाएगा, सब में है। हमको निकालना क्या है, औसत आयु निकालना तीनों का, तो बटे 3 कर देंगे, काट दीजिए इसको, तो ये क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका 3 दूना 6 और उधर बचा 4, 28, 28 दिया क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा। ठीक है, तो 28 ईयर्स इसका ऑप्शन हो गया, इसमें कुछ है नहीं, बस सिंपली क्या करना, जो है उसको वैसे ही लिख देंगे, फिर जोड़ देंगे, हो जाएगा आपका। ठीक है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, अगर आप कैलकुलेशंस का आपका स्टेप्स याद है तो आप डायरेक्ट जो है सबको जोड़ दीजिएगा और उसको 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, क्योंकि जो रिपीटेड है, बाप 2 बार आया है, बेटा जो भी बेटा आया 2 बार आया है, तो इसलिए ये आसानी से हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, सबको जोड़ दीजिएगा तो 2 2 सब कॉमन में नीचे हो जाएगा, एफ जोड़ ई एफ जोड़ वाई ई जोड़ वाई, सबको जोड़ दीजिएगा, 32 35 37 84 हो जाएगा, बट ये 2 तो है ही, इसको क्या हो जाएगा, 2 बार एफ है तो 2f 2e 2y हो गया। तो कहता है बाप और दोनों बेटा का औसत आयु कहता है, तो एफ जोड़ वाई जोड़ ई बटे 3 कर दीजिएगा, औसत आयु 3 आदमी का औसत के लिए 3 से भाग दे देंगे, भाग जब 3 से दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें 3 से कट जाएगा, चलो 28 हो जाएगा। ठीक है, कुछ है नहीं इस तरह के प्रॉब्लम में, बात में है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है कोई संख्या अपने 1/3 से 124 अधिक है, कोई संख्या दिया है उसका कहता है कि अपने 1/3 से 124 अधिक है, वह संख्या क्या है। मतलब कहता है इन नंबर विच इज ग्रेटर देन 1/3 ऑफ इट्स, कहता है ये नंबर इज 124 मोर देन इट्स 1/3, मतलब एक नंबर जो है वो, मान लीजिए नंबर क्या है x है, वह जो है अपने 1/3 से, मतलब x का 1/3 उतना, उससे कितना ज्यादा है 124 ज्यादा, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, x 1/3 है तो इसको 1/3 लिखेंगे, एक बटे 3 x प्लस 24, उधर से इस पट्टी लाइएगा, x बटे 3 इक्वल टू 124 हो गया, तो क्या हो जाएगा आपका 3x माइनस x बाई 3 इक्वल टू 124, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 124, x इक्वल टू हो जाएगा आपका 124 बाई ये हो जाएगा आपका 2x बाई 3 है, 2x बाई 3 है इक्वल टू 124 है, x by 3 is equal to 124, x is equal to 124 गुना 3,
ये जो 2 देख रहे हैं इधर आ जाएगा, 8 दीजिए इसको, कितना बार 6 दूना 12, 62 हो गया, 6 6 दूना 6 18, ये कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 186, ये 186 हो जाएगा आपका। कहता व्हाट इज द नंबर, नंबर क्या है, नंबर आपने x माना था वो आपका कितना 186 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 186। कुछ नहीं है इस तरह के क्वेश्चंस में, इसको सिंपली बना लेना है, इसमें कोई बहुत ज्यादा परेशानी की बात नहीं। नंबर है उसका 1/3 तो x/3 हो जाएगा, जिसे नंबर x मान लिया उसका 1/3 कितना हो जाएगा x/3, और वो कितना ज्यादा है अपने 1/3 से 124, नंबर x है 1/3 x + 1/24 ज्यादा है इसके 1/3 से, इसको इस पट्टी ले जाएगा x - x/3 हो जाएगा, इसको इस पट्टी ले जाएगा, तो सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा कितना हो जाएगा 1 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, 3x - x = 124, 3x में x घटा 2x + 3 = 124, उसके बाद x = क्या कीजिएगा 124 में गुना कर दीजिएगा, 3 से 2 से भाग दीजिए के लिए, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं, थैंक यू, धन्यवाद। अब फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और आगे देखते हैं हम लोग कितना ज़्यादा से ज़्यादा बता पाते हैं, ठीक है, धन्यवाद।